हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास जो है ये हम लोगों का इंग्लिश पैडालॉजी का प्रैक्टिस सेट है। जैसे कि हमारा इंग्लिश में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें 15 मार्क्स जो रहता है पैडालॉजी का रहता है, और 15 मार्क्स जो रहेगा ये आपका जो रहेगा पैसेज से रहेगा, ठीक है। और इसमें एक आध दो ग्रामर भी रहता है। तो ये काफ़ी ईजी रहता है पैसेज, और आप एक बार पैसेज को कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आंसर जो रहता है बहुत ईजिली हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पैडालॉजी का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज। अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई बच्चे जो है अगर वो पढ़ना यानी लैंग्वेज लर्निंग कर रहा है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए। पहला तो है आपका चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज। सेकेंड है लिस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज टू बी लर्न, यानी चिल्ड्रंस का मोटिवेशन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, या आपका जितना भी एम्स है ऑब्जेक्टिव है कि लैंग्वेज को क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ए गुड टेक्स्ट बुक टू चिल्ड्रन टू लर्न द लैंग्वेज, या आप एक अच्छा किताब दे दीजिए बच्चे को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है यूजिंग स्ट्रक्चरल और सिचुएशनल अप्रोच वाइल टीचिंग। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, अगर हम देखें तो मोटिवेशन जो रहता है एक पॉजिटिव कीवर्ड है। कैसा है, पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर चिल्ड्रंस का मोटिवेशन है तो ऑब्वियसली वो लैंग्वेज को लर्न कर सकता है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, जिसके पास मोटिवेशन है करने के लिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट तो वही हो जाएगा ना। तो पहला आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, a teacher asks a student of class 3 to describe their best friend. She write the student's response on the blackboard. At last, she states that all these describing words on the blackboard are adjective. This is immersion method, इंसिडेंटल मेथड, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब बताइए कौन सा मेथड है। तो अगर मान लीजिए क्लास 3 स्टूडेंट को अपने बेस्ट फ्रेंड का के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब वो जो है से राइट्स द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, और स्टूडेंट जो भी बोल रहा है कि भाई मेरे फ्रेंड जो है बहुत ऑनेस्ट है, फिर बोलेगा मेरा फ्रेंड बहुत ही अच्छा है, गुड बिहेवियर का है, फिर बोलेगा बहुत ही ब्रेव है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो वो लिखती है कि ये सब जितने भी वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये किसका मेथड है, यानी कौन सा मेथड हो गया, इमर्जन मेथड हो गया, इंसिडेंटल मेथड हो गया, इंडक्टिव हो गया और डिडक्टिव हो गया। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव ये तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सीटेट में, जो कि आपको बार बार पेडालॉजी में पूछा जाता है। और यही चीज़ आपका हिंदी पेडालॉजी में अगर पूछा जाएगा तो आपका आगमन और निगमन विधि हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, तो भाई ये जो मेथड है ना ये आपका इंडक्टिव मेथड है। कौन सा मेथड है, इंडक्टिव मेथड है। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, डिडक्टिव मेथड को याद करने के लिए आप RAD याद कर लीजिए, क्योंकि ना यहाँ पे जब हम लोग भी फर्स्ट बार एग्जाम दिए थे तो बार बार कन्फ्यूज़ हो जा रहा था भाई इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है। तो इसको जो है एग्ज़ाम के टाइम आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए आप ये रेड वर्ड याद कीजिएगा। क्योंकि रेड मतलब क्या हो गया, रेड मतलब हो गया रूल हो गया, ई मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और डी मतलब क्या हो गया, डिडक्टिव मेथड हो गया, डिडक्टिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि डिडक्टिव मेथड बोलता है कि पहले रूल बताओ फिर हम तुमको एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। पहले क्या बताओ, रूल बताओ, फिर हम आपको एग्जाम्पल देंगे। ये जो है आपका डिडक्टिव मेथड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम पूछें कि नाउन क्या है तो पहले आप नाउन का एक्सप्लेनेशन करोगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को हम लोग जो है नाउन कहते हैं। तो ये रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप बोलिएगा कि मोहन जो है ये क्या है, नाउन है। तो यहाँ पहले आप रूल बताए फिर ये आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये आपका डिडक्टिव मेथड हो गया। कैसा मेथड हो गया, डिडक्टिव मेथड हो गया। ठीक, इसका अपोजिट जो रहता है, ये पहले एग्जाम्पल आता है फिर रूल आता है, तो ये आपका ERI इंडक्टिव मेथड हो गया। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल दीजिएगा फिर रूल बताइएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका इंडक्टिव मेथड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी इसमें हम लोग क्या बताएं, हम बोले बताओ अपने स्टूडेंट अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब करो। उसने कहा कि ये ऑनेस्ट है, ये ब्रेव है, वट एवर जो भी आप बताना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड के बारे में, ये स्मार्ट लुकिंग है या कुछ भी, ठीक है। अब हम बोलेंगे ये जितनी भी चीज़ें हैं ना आप जो भी बता रहे हो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, मतलब उसकी विशेषता है, ठीक है। तो ये क्या किए, पहले हम इसमें क्या बताएं, पहले हम इसको एग्जाम्पल दिए, पहले वो बताएं कि एग्जाम्पल दिए,
फिर हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम उसको बताएं कि ये जो है ये आपके एडजेक्टिव्स है। तो पहले तो हम एग्जांपल दिए, फिर हम आपको रूल बता रहे हैं ना, तो ये आपका इंडक्टिव मेथड हो जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, जो कि आपका हमेशा सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी को अगर हम लोग हिंदी में कहें तो आगमन विधि और निगमन विधि होता है, जो कि हिंदी में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज एंड फॉल ऑफ टोन इज इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो प्रोनाउंसिएशन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे कि आप पहले बहुत ही ज़ोर से बोलोगे, फिर धीरे बोल रहे हो, फिर जैसे कि हम लोग जब पोएम पढ़ते हैं ना, या जब गाना गाते हैं, तो कहीं कहीं हम लोग का आवाज़ जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभी हमें स्लो करना पड़ता है। ये जो मेथड होता है इसको हम लोग इंटोनेशन कहेंगे। क्या कहते हैं? इंटोनेशन कहेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है। स्ट्रेस मतलब क्या होता है? जब आप किसी वर्ड पे जो है ज़्यादा स्ट्रेस देके बोल रहे हो, ठीक है, तो वो आपका स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो जो राइज एंड फॉल ऑफ टोन जो होता है उसको हम लोग इंटोनेशन कहेंगे। तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग। अगर स्टोरी टेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या होना चाहिए? पहला तो है, इट ब्रॉडन्स द नॉलेज अबाउट वेरियस ऑथर्स, it enhances graded pattern and structure, it promotes whole language approach, it is an effective way of learning vocabulary। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप स्टूडेंट को जो है मतलब कि स्टोरी बता रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए? ऑथर के बारे में। भाई ऑथर के बारे में बता नॉलेज देने से क्या ये है, ठीक है, या आपका ग्रेडेड पैटर्न या स्ट्रक्चर को जो है इन्हेंस कर रहा, या आपका होल लैंग्वेज अप्रोच को प्रमोट कर रहा। तो ऑब्वियसली हम देखिए, जब स्टोरी टेलिंग कहते हैं बहुत सारे वर्ड आएगा, उसके बारे में आप जानोगे, तो ये एक इफेक्टिव वे होता है वोकैबुलरी को लर्निंग करने के लिए, ठीक है। आप वोकैबुलरी कैसे लर्न कर सकते हैं? जैसे कि जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े होंगे इंग्लिश, तो हमें कहा जाता है ना कि ऐसे पढ़ो, पैसेज पढ़ो, उसमें से जो हार्ड वर्ड रहेगा उससे जो है आप उसकी मतलब निकालने की कोशिश करो। तो यही जो है एक इफेक्टिव वे है ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू, फर्स्ट ऑप्शन है, इंक्रीज देयर कॉन्सेंट्रेशन, इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल, इम्प्रूव देयर स्पेलिंग, इन्हेंस देयर लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब देखिए, डिक्टेशन होता है ना, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को मैडम बोलेगी, बताती थी और हम लोग उसका स्पेलिंग लिखते थे ना, तो इसको हम लोग डिक्टेशन कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में श्रुति लेख कहते हैं। तो इससे क्या होता है? तो इंक्रीज देयर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, या रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, या इम्प्रूव देयर स्किल स्पेलिंग, या इन्हेंस देयर लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा ये आपका रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा। डज नॉट हेल्प लर्नर्स, यानी इसमें रीडिंग स्किल को हेल्प मतलब इम्प्रूव नहीं कर रहा, क्योंकि भाई आपको कुछ चीज़ें याद करने के लिए आप दे दिया जाएगा, आप मतलब कि आप कुछ चीज़ें को वो लिखवा रहा है, तो इसमें रीडिंग स्किल इम्प्रूव कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, डज नॉट हेल्प लर्नर्स, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आप अच्छे से सुनोगे तभी तो आप लिखोगे। ये स्पेलिंग को भी इम्प्रूव करता है, और लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि आप जब तक सुनोगे नहीं तब तक आप लिखोगे कैसे? तो ये तीनों को तो हेल्प कर रहा है, लेकिन रीडिंग स्किल्स को कहीं नहीं हेल्प कर रहा। हमारा सेकंड आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन इंग्लिश टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग ए चैप्टर, थोड़ा सा हम पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो गया, सॉरी, हम कहीं और देख रहे थे, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में गलती हो गया। कंप्लीटिंग ए चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू मेंटेन क्लास डिसिप्लिन, पहला ऑप्शन। सेकंड, कीप स्टूडेंट बिजी एज द स्टूडेंट इज कंप्लीट। नेक्स्ट है, अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, एंड नेक्स्ट है, नो देयर कॉम्प्रीहेंशन। यानी अगर वो कोई चैप्टर को कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई चैप्टर है, हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं, अब उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उसके कॉम्प्रीहेंशन को इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, उसके नो देयर कॉम्प्रीहेंशन, इंक्रीज नहीं, सॉरी, उसके कॉम्प्रीहेंशन के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि बच्चे जो है कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, ठीक है, ये। तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, Shreya, a teacher of class 4, asks the learners to complete the dialogue in the given boxes and then to role play the same using the dialogue. She is developing speaking and writing skills, or listening, writing, reading and speaking skills, listening and speaking skills, reading and writing skills। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसमें क्या हो रहा है कि श्रेया जो है टीचर ऑफ क्लास 4 की स्टूडेंट है, आस्क्स द लर्नर्स टू कंप्लीट द डायलॉग इन द गिवन बॉक्सेस एंड तो यानी पहले तो वो कम बोल रही है कि इसको कंप्लीट करो, ठीक है, फिर उसके बाद कहती है इसका रोल प्ले करो, है ना। तो इसमें वो क्या करना चाह रही है, तो ऑब्वियसली ये चारों जो हमारा मेथड है ना LSWR का, LSWR मतलब क्या होता है, लिस्टिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, इसको ये जो है यहाँ पे किया जा रहा है, यानी ऑल लिस्निंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। पहले तो वो डायलॉग को कंप्लीट लिखेगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वो क्या करेगा, डायलॉग बताएगा, रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे लिस्निंग, राइटिंग और रीडिंग, स्पीकिंग स्किल्स चारों मेथड जो है इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, डिबेट, ओलंपियाड, रीटेलिंग स्टोरीज एंड रोल प्ले। अब देखिए कौन सा मेथड जो है ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आ रहा। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्या हो गया, देखिए हमारा दो तरीके का असेसमेंट होती है, एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, और एक जो होता है ये आपका समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, मान लीजिए कि हम आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते बीच में पूछ लिए, अच्छा ये बताओ कि राम कहाँ गया था, ठीक है, ये कोई चैप्टर पढ़ाए और उससे में से कोई क्वेश्चन पूछ लिए, तुरंत पूछिए, या फिर हम आज पढ़ाए कल पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ये जो होता है ना, जो कि हम लोग टीचिंग के समय जो आपका क्वेश्चन अराइज किया जाता है, ताकि ये देखा जाता है कि बच्चे जो है क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या सुन रहे हैं, तो ये आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। लेकिन हम लोग जो है आपका पूरे साल में पढ़ने के बाद जो लास्ट में, ठीक है, जो लास्ट ईयर में जो हमारा एग्ज़ाम होता है, और फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम को पास करने के बाद हम न्यू क्लास में जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो कौन सा मेथड है जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज़ नहीं होता है, तो ऑब्वियसली यार ओलंपियाड जो होता है ना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज़ नहीं होता है। तो हमारा सेकेंड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम लोग TLM कहते हैं, शुड बी यूज बाय टीचर एज इट। TLM जो है वो टीचर क्यों यूज़ कर रहा है, पहला तो है इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मोटिवेट लर्नर्स टू फर्दर प्रिपेयर सच मटेरियल एट होम। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रिपेयर स्टूडेंट मेंटली टू सिट इन द क्लास। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ओब्वियसली तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुड बी यूज बाय टीचर एज इट सप्लीमेंट। ये क्या कर रहा है, सप्लीमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें सप्लीमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आंसर थर्ड हो जाएगा सप्लीमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज है, तो द मदर टंग शुड नॉट बी यूज बाय द लर्नर्स। मदर टंग जो रहेगा वो यूज़ नहीं करेगा लर्नर्स। मदर टंग क्या हो गया, जैसे कि हिंदी हमारा मदर टंग हो गया, और आपका इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो रोल ऑफ मदर टंग इन द लर्निंग लैंग्वेज टू। मदर टंग का कोई रोल ही नहीं है आपका लैंग्वेज टू पढ़ने के लिए, क्या ऐसा होता है। और नेक्स्ट देखिए, द यूज़ ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ मदर टंग विल क्रिएट इंटरफेरेंस। तो वही आप खुद सोचिए कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, और अगर आप अपना मदर टंग को यूज़ किए बगैर क्या आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। कोई भी स्टूडेंट जो है उसका मदर टंग, जब वो स्कूल जाता है तो उससे अपनी मदर टंग पता है, ठीक है, वो अपना मदर टंग जानता है, और उसी के थ्रू जो है वो अपना क्लास में तो देखिए छोटे बच्चे जो है जब अपने टीचर जब स्कूल जाता है उसे अपना मदर टंग पता है, ठीक है ना, तो वो कैसे वो जो है कम्युनिकेट कैसे कर पाता है, अपने मदर टंग के थ्रू कम्युनिकेट करता है। और यही मदर टंग जो रहता है ये फैसिलिटेट करेगा लर्निंग के लिए। अगर हमें हिंदी पता है तभी तो हम इंग्लिश जो है जाके पढ़ेंगे, तो द यूज़ ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग। आपका थर्ड जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन लैंग्वेज ऑफ क्लास शुड बी कंडक्टेड। पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट जो है प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ये कब कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, अगर हम देखें तो पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही हम लोगों को कंडक्ट कराना चाहिए। जब हम क्वेश्चन बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी समय बच्चे से क्वेश्चन पूछ ले, तो हमारा जो रहेगा आपका ये भी असेसमेंट का जो काम है वो कंप्लीट होता जाएगा कि बच्चे कैसे पढ़ रहे कैसे नहीं पढ़ रहे। तो पहला ही करेक्ट आंसर जो रहेगा, पहला ही जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क NCF जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम में, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
मल्टीलिंगुअलिज्म इन लर्निंग ए लैंग्वेज शुड बी सीन एज ए फर्स्ट ऑप्शन है चैलेंज फॉर स्टूडेंट टू लर्न मैनी लैंग्वेज, challenges for teachers to manage such class, hindrance in teaching learning process and resource in teaching learning इंग्लिश। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑब्वियसली ये जो है नेशनल एनसीएफ जो है मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब क्या हो गया, जो जिसमें कि हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज को जो है इंक्लूड कर रहे हैं। तो इन लर्निंग ए लैंग्वेज शुड बी, ये क्या कर रहा, तो ये एक तरह का रिसोर्स है इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, एक तरह का रिसोर्स के जैसा काम करेगा मल्टीलिंगुअलिज्म। तो हमारा सेकंड फोर्थ जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्वाजिशन इज लैंग्वेज इंप्रूवमेंट, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, असेसमेंट इन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट बुक्स ऑफ लैंग्वेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए is responsible for differentiation between language learning and language acquisition is answer 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज हो जाएगा। अब आपको लर्निंग और एक्वाइजेशन मतलब तो पता होगा ना कि इसका डिफरेंसेस क्या है, किसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं और किसको हम लोग लैंग्वेज एक्वाइजेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िएगा। तो हम आपको छोटा सा डेफिनेशन बता देते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना 2 या 3 साल का, उसे अपना मदर टंग पता रहता है, उसके मम्मी पापा जो भाषा बोलते हैं वो चीज़ भाषा वो अपने आप सीख लेता है, उसके सिखाया नहीं जाता है, वो जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उसी तरीके से वो भाषा को सीख लेता है। बस वो इन्वायरमेंट उसको मिलना चाहिए, घर में वो परिवेश मिलना चाहिए जिससे बच्चे जो है भाषा मतलब बोलना सीखे, ठीक है। उसको पढ़ाया नहीं जाता, उसको हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, उसको सिखाएंगे नहीं कि इस तरह से, ठीक है, वो अपने आप सीख लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वाइजेशन कहते हैं। और यही चीज़ हमारा चॉम्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे जो है अपने मातृभाषा सीखने का उनमें जन्मजात क्षमता होती है, इसी को हम लोग एक्वाइजेशन कहते हैं। मतलब बच्चे जो है अपनी भाषा अर्जित करता है, एक्वाइड करता है। लेकिन जो हिंदी जिसके माता पिता है, अगर वो इंग्लिश पढ़ेगा, ठीक है, तो उसको लर्निंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, उसके ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा, उसको लर्निंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग होता है, ठीक है। जब हम सेकेंड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसका हम लोग क्या करेंगे? लैंग्वेज लर्निंग करेंगे। और जो हमारा मदर टंग जो है हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने आप सीख जाते हैं, ये हमारा लैंग्वेज एक्वाइजेशन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। फर्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्चुअल एक्सरसाइजेस शुड बी गिवन टू प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ द लेसन। नेक्स्ट है एवरी लेसन शुड हैव ए प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग एंड ए कंक्लूजन एट द एंड। नेक्स्ट है इट शुड बी based on the guiding principles of curriculum and syllabus. Next है no difficult words should be given in the textbook at primary level. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एवरी लेसन शुड हैव ए प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग एंड ए कंक्लूजन एट द एंड। ये बिल्कुल सही है कि हर एक लेसन में हम लोग को इंट्रोडक्शन देना है चैप्टर को बिगिनिंग में ही, और फिर उसका कंक्लूजन बताना है एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ए स्टूडेंट इज पॉसिबल व्हाइल टीचिंग इंग्लिश बाय द टीचर यूज ऑथेंटिक टास्क थ्रू स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, और ये क्या आपका डायरेक्ट मैथड है। तो क्या है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा कम्युनिकेटिव अप्रोच। यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल बाय टीचिंग इंग्लिश बाय द टीचर यूजिंग ऑथेंटिक टास्क। यानी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कब इन्वॉल्व होंगे? जब वहाँ पे कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा, यानी जब हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे उसी समय तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंटरेक्ट होंगे और पार्टिसिपेट करेंगे ज़्यादा और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में। तो हमारा सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा पैडालॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बस चीज़ों को समझना है, ठीक है। बहुत ईजी है पैडालॉजी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।